हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जो परसेंटेज के होंगे। और आज की क्लास में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिनका डीआई के क्वेश्चंस में यूज होता है। जब भी हम डीआई के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं तो डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय परसेंटेज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिससे हम डीआई के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे परसेंटेज की। तो परसेंटेज होता क्या है? देखिए, परसेंटेज का मतलब जो है उसके नाम में ही छुपा हुआ है। परसेंटेज को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ पे पर और सेंट। ठीक है, परसेंट, पर मतलब एवरी और सेंट मतलब 100। यानी जब भी हम आउट ऑफ 100 बात करते हैं तो उसको हम परसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये परसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें यहाँ पे बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अर्थमेटिक जो हमारा पोर्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कि 20% आप बोलते हैं, तो 20% का मीनिंग क्या निकल के आता है? 20% का मीनिंग निकल के आता है 20 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर आप 20% बोलते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है 20 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 20। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हमें मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखते हैं 20/100, यानी कि 100 में से 20। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? 1/5 भी बोल सकते हैं। अगर 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/5। कहने का मतलब यह है कि 1/5 इज ए फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 20%। और जो बेसिक कैलकुलेशन होती है परसेंटेज की, वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया आप लोगों से। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उस क्लास को देखें। उस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि परसेंटेज की जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से करते हैं। तो फिलहाल उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए कि 20% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप देखिए किससे डिवाइड किया गया? 100 से डिवाइड किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। और इसी तरीके से कुछ फ्रैक्शंस मैंने याद करने के लिए आपको बोले थे लास्ट क्लास में, तो उम्मीद करता हूँ वो आपने याद कर लिए होंगे। और अगर मैं बात करूँ 1/5 जो कि एक फ्रैक्शन है, उसको वापस परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करें? तो 1/5 को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये 20% बन जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक बात है परसेंटेज की कि किसी भी परसेंट वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसी भी परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करो, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसी को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20% यहाँ पे हमने देखा, तो 20% को हमने इनिशियली क्या बोला? 20 आउट ऑफ 100, यानी कि 20/100। तो इसका मतलब ये भी होता है कि 100 का 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 का 20% कितना होता है? 20। और 20% को आपने 1/5 भी बोला। इसका मतलब 5 का 20%, 5 का 20% वो क्या हो जाएगा? 1। 5 का 20% क्या हो जाएगा? 1। एग्जाम्पल के लिए एक और चीज़ यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि 12.5%। आप लोग को पता होना चाहिए कि 12.5% कितना होता है? 1/8। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, तो उम्मीद करता हूँ वो क्लास आप लोगों ने देख ली होंगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सजेस्टेड वीडियो में जाके देख लें। खैर, यहाँ पे 12.5% को 1/8 बोला गया। इसका मतलब ये होता है कि 8 का 12.5% जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सिंपल से स्टेटमेंट है। क्या बोला गया है? ए इज 10% मोर देन बी। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है या फिर क्या मीनिंग आपके सामने प्रेजेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ए इज 10% मोर देन बी पढ़ के हमें ये तो समझ में आता है कि ए और बी जो है ना वो दो नंबर है। ए और बी दो नंबर है। ठीक है, और ए जो है वो ज़्यादा है किससे? बी से। कितना ज़्यादा है? 10%। यानी कि बी अगर 100 होगा तो ए जो है वो बी से 10%, यानी 100 का 10% 10 ही होगा, यानी कि ए कितना होगा? 110। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट होनी चाहिए।
ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ते ही ए इज 10% मोर देन बी, इसका मतलब ए ज़्यादा है किससे, बी से। कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, यानी कि बी अगर 100 होगा तो ए कितना होगा, 110। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इसी चीज़ को इस तरीके से लिख लेते हैं कि ए अगर 100 है तो बी ले लिया 90, ए अगर 100 है तो बी क्या ले लिया, 90। देखो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है और ये सही है। देखो जब तक इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस नहीं समझोगे ना, तब तक परसेंटेज की बेसिक चीज़ जो है वो कभी आपकी क्लियर हो ही नहीं सकती। देखो ये गलत क्यों है, यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है कि ए इज 10% मोर देन बी, कहने का मतलब ये है कि बी जितना कुछ भी है, बी जितना कुछ भी है उससे ए 10% ज़्यादा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ए इज 10% मोर देन बी का मतलब ये होता है कि बी जितना कुछ भी है ए उससे 10% ज़्यादा है। अब अगर आपने यहाँ पे 100 ले लिया और यहाँ पे 90 ले लिया तो बी यहाँ पे कितना है, बी यहाँ पे है 90, और 90 का 10% कितना होता है, तो 90 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 9। तो ए जो है वो 9 ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 99। अगर यहाँ पे 99 है तो फिर ये सही रहेगा। अगर यहाँ पे 100 अगर यहाँ पे 90 लेते हैं तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि B जो है वो कम है, B जो है वो कम है किससे, A से। कितना कम है, 10%। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लें कि अगर आप A को 100 लेते हैं, B को 90 लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि B जो है ना वो कम है किससे, A से। कितना, 10%, यानी B इज 10% लेस देन A। बट स्टेटमेंट में बोला गया है A इज 10% मोर देन B। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों चीज़ तो सेम हो गई ना, A अगर B से 10% ज़्यादा है तो B A से 10% कम होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये हमेशा वैल्यू चेंज होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दो कि A इज 10% मोर देन B है, यानी कि B जितना कुछ भी है तो B को नॉर्मली हम क्या मान लेते हैं, 100, तो A उससे 10%, यानी 100 का 10% 10, यानी कि A 10 ज़्यादा है, यानी A कितना है, 110। अब इसी चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिएगा A और B, ये आपको क्लियर है कि A और B दो वैल्यू होगी और A ज्यादा है किससे, B से। कितना, 10%। तो 10% जो है ये कितना होता है, ये 1/10 होता है। ठीक है, हम फ्रैक्शन का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि 10% अगर 1/10 होता है तो 10 का जो 10% होगा, 10 का 10% होगा वो कितना होगा, 1। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब A और B दो वैल्यू होगी। स्टेटमेंट में ये बोला गया है A इज 10% मोर देन B, यानी B जितना कुछ भी है उससे A 10% ज्यादा है। तो B को अगर यहाँ पे हम 10 मान ले, B को यहाँ पे क्या मान ले, 10 मान ले, तो 10 का 10% कितना है, 1 है ना। 10 का 10% कितना है, 1 है, यानी कि A उससे एक ज्यादा होगा, यानी A कितना होगा, 11। तो हम इस तरीके से वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, ये भी तरीका सही है, लेकिन हम इस तरीके से वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी परसेंटेज वैल्यू जो है ना वो पॉइंट में भी दे दी जाती है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहें, आपको आगे आने वाले टाइम में इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है A इज 10% लेस देन B, A इज 10% लेस देन B। तो इसका मतलब कि A और B दो वैल्यू होंगी, A और B दो वैल्यू होंगी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो भी वर्डिंग बोल रहा हूं एक एक वर्ड पे आप ध्यान देना। देखिए A इज 10% लेस देन B का मतलब ये होता है कि B जितना कुछ भी है, B जितना कुछ भी है A उससे कम है, B जितना कुछ भी है A उससे कम है। कितना कम है, 10% कम है। यानी B अगर 100 है तो A उससे 10%, यानी कि 100 का 10% 10 कम है, यानी A कितना हो जाएगा, 90। आप इस तरीके से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने बोला कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से अच्छा है कि हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो अब यहाँ पे A जो है वो 10% कम है किससे, B से। अब B को अगर यहाँ पे क्या मान लिया जाए, 10 मान लिया जाए, B को यहाँ पे क्या मान लिया जाए, 10, तो 10 का 10% जो है वो तो 1 होगा ना, यानी A जो है वो 10 से 1 कम होगा, A जो है वो 10 से 1 कम होगा, तो A कितना हो जाएगा, 9। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोर देन होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, वो A की वैल्यू हो जाएगी। और अगर लेस देन होगा
तो क्या करना है कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देना है, वो ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, खैर आप रटने पे फोकस मत करो, इस चीज को समझो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज 16.66% मोर देन बी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फ्रैक्शन की हेल्प से यहाँ पे वैल्यूज को पिकअप करते हैं। ए इज 16.66% मोर देन बी का मतलब ये है, देखो पहले तो ये देखो 16.66%, तो इसका मतलब कितना होता है, ये 1/6 होता है। ठीक है, ये प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मोर देन है। अब ए ज्यादा है किससे, बी से, कितना 16.66। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ये 6 में 1 को ऐड कर देना है, 6 में 1 को ऐड कर देना है। तो कहने का मतलब ये है कि बी अगर 6 होगा तो ए ज्यादा है ना किससे, बी से। कितना ज्यादा है, तो भाई 1 ज्यादा है ना, तो 6 से 1 ज्यादा है, यानी ए कितना हो गया, 7। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। यही मोर देन की जगह, अगर मोर देन की जगह यहाँ पे मान लीजिए कि लेस देन होता तो हम क्या करते हैं, देखिएगा। देखो सिंपल सी बात है कि उस कंडीशन में ए और बी दो वैल्यू तो होती, और 16.66% अगेन कितना होता, 1/6। अब लेस देन की बात है तो हम क्या करेंगे, 6 - 1 करेंगे, यानी कि बी अगर 6 है तो ए कितना हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा 5। याद रखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, देन के बाद जो लिखा गया है उसकी। ठीक है, तो देन के बाद क्या लिखा गया है, बी, यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है ना वो हमेशा किसकी होगी, वो हमेशा बी की होगी। इस चीज का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट और देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ए इज 12.5% लेस देन बी। अब देखिए 12.5% जो है वो कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात है किसकी, मोर देन की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है लेस देन की, यानी कि ए कम है किससे, बी से। कितना कम है, 12.5%। कहने का मतलब ये है कि 8 से 1 कम है, 8 से 1 कम है, यानी बी की वैल्यू 8, तो ए की वैल्यू उससे 1 कम, यानी ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, फिर से मैं एक चीज को बता दूं कि देन के बाद जो भी यहाँ पे नाम होगा वही वैल्यू जो है ना डिनोमिनेटर की होगी, मतलब बी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, और ए उससे कम है कितना, 12.5%। तो 12.5%, 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 8 से 1 कम, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो बोला गया फाइंड द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, तो सिंपल सी बात है ए और बी के बीच में रेशियो जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7:8। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो काफ़ी लेंदी भी हो जाती है, और ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। चलिए आगे और देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है ए इज 14.28% लेस देन बी। अगेन आपके सामने दो नंबर होंगे ए एंड बी, और 14.28% जो है वो कितना होता है, 1/7। ठीक है, अब यहाँ बात किसकी हो रही है, लेस देन की, यानी कि ए कम है किससे, बी से, कितना, 14.28%। तो कहने का मतलब ये है कि ए जो है ना वो 7 से 1 कम है, ए 7 से 1 कम है, तो बी की वैल्यू अगर 7 होगी तो ए की वैल्यू 1 कम होगी, यानी क्या हो जाएगी, 6। तो ए अगर 6 होगा तो बी कितना हो जाएगा, 7। आगे बोला गया है एंड वैल्यू ऑफ ए इज 42, यानी ए की जो वैल्यू है ना वो 42 है। अब देखो क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे तो 6 आया था, बट एक्चुअल वैल्यू जो है वो 42 है। ठीक है ना, यानी कि ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 ली थी, बट एक्चुअल वैल्यू 42 है, जो कि कितने टाइम्स ज़्यादा है, 7 टाइम्स। तो बी की वैल्यू भी 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब कभी भी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन के छोटे छोटे स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं जिनको समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना, यानी ए की वैल्यू 42 होगी तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो कुछ भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इस चीज़ का और ध्यान देना है कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऊपर हमेशा क्या हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऊपर हमेशा 1 हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू जो भी ली है उसमें हमेशा ऊपर क्या दिख रहा था, 1 दिख रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई परसेंटेज रिलेशन दिया है किसी दो वैल्यू के बीच में, यानी ए और बी के बीच में यहाँ पे ये परसेंटेज रिलेशन दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पिक की।
ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ए और बी की वैल्यू दी हो तो इनके बीच में परसेंटेज रिलेशन कैसे निकालें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा अभी मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे हमने डिस्कस किया कि अगर ए और बी के बीच में परसेंटेज रिलेशन दिया हो तो ए और बी की वैल्यू किस तरीके से पिक करनी है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ए और बी की वैल्यू गिवन हो, ए और बी की क्या गिवन हो, वैल्यू गिवन हो, तो इनके बीच में परसेंटेज रिलेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, दूसरा ये है बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तीसरा ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, और चौथा क्या है, बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए। अब देखिए, ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो उसके लिए देखो कि ए बी से कितना ज्यादा है, तो ए बी से कितना ज्यादा है तो उसके लिए क्या करोगे, ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा, अब ए बी से ज्यादा है ना, यानी देन के बाद कौन है, देन के बाद यहाँ पे बी है, तो डिवाइड यहाँ पे हम बी से करेंगे और इनटू कितना करेंगे, 100। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, इसका मतलब ये हुआ कि बी ए से कितने परसेंट कम है। तो उसके लिए पहले ये देखो कि बी ए से कितना कम है। अब बी ए से कितना कम है उसके लिए बी माइनस ए तो नहीं करोगे, उसके लिए भी आपको ए माइनस बी ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि देन के बाद कौन है, तो देन के बाद यहाँ पे कौन है, ए है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, ए से, और इनटू कितना करेंगे, 100। ठीक है, नेक्स्ट है ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, यानी ए कितना परसेंट है किसका, बी का। तो ये सिंपल सी बात है, ए आउट ऑफ बी बोला गया है, तो यहाँ पे जाएगा ए बाई बी इंटू 100। और लास्ट स्टेटमेंट है बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी आउट ऑफ ए, यानी कि बी बाई ए इंटू 100। ठीक है, देखिए तो इस चीज को मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूले के वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यूज पिक करता हूँ, वैल्यूज लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। अब ए अगर 5 है, बी 4 है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया, ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, यानी कि ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है। उसके लिए ये देखो कि ए बी से कितना ज्यादा है, यानी ए और बी का डिफरेंस, तो ए और बी का डिफरेंस कितना होगा, 1। अच्छा, अब बोला गया हाउ मच परसेंट मोर देन बी, यानी कि देन के बाद कौन है, बी है, तो डिवाइड बाई बी, यानी डिवाइड बाई क्या होगा, 4, और इनटू कितना, 100, और 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है कितना, 25%। ठीक है, यानी कि ए इज 25% मोर देन बी। अब इस चीज को आप देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि ए 5 है, बी कितना है, 4, यानी कि ए बी से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है कहां से, 4 से, तो 1/4 यानी कि 25% आंसर होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस चीज को आप दिमाग में देखते ही सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखिएगा, बोला कि बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो बी 4 है, ए 5 है, तो पहले ये देखो कि बी ए से कितना कम है, तो बी जो है वो 4 है, ए 5 है, तो बी ए से एक कम है। अब एक कम है कहां से, तो एक कम है कहां से, तो एक कम है 5 से, यानी कि 5 और इंटू 100, यानी कि देन के बाद क्या था, देन के बाद ए था, तो ए की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में होगी 5, तो 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है कितना, 20%। तीसरा स्टेटमेंट देखिएगा, तीसरा स्टेटमेंट ये बोला गया है ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, यानी ए बी का कितना परसेंट है। तो सिंपल सी बात है कि ए को बी से डिवाइड कर देना है, तो ए 5 है और बी 4 है, तो 5/4 इंटू कितना, 100, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 125%। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट देखिएगा, ये बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है, बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ है, यानी कि बी आउट ऑफ है, यानी कि बी को ए से डिवाइड करना है, और बी अगर 4 है और ए 5 है, तो क्या हो जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 100, और 4/5 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 80%। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज का ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट डीआई के क्वेश्चन में बहुत बार यूज में आते हैं। देखिए, हाउ मच परसेंट मोर देन, हाउ मच परसेंट मोर देन हो या फिर हाउ मच परसेंट लेस देन हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं फिर से देखिएगा, अगर हाउ मच परसेंट मोर देन हो या फिर हाउ मच परसेंट लेस देन हो, तो ही हमें क्या निकालना है, तो ही हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हाउ मच परसेंट मोर देन हो या फिर हाउ मच परसेंट लेस देन हो, तो ही हमें डिफरेंस निकालना है। हाउ मच परसेंट ऑफ हो, ठीक है, तो हमें डिफरेंस यहाँ पे नहीं निकालना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर से इन चारों स्टेटमेंट को देखते हैं।
जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं मैंने 4 और 5 को लेके, तो देखो पहले स्टेटमेंट का यूज किया तो आंसर कितना आया 25%। अब पहले स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट को जरा एक साथ देखो। बोला गया है पहले स्टेटमेंट में ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, यानी ए इज 25% मोर देन बी, यहाँ पे निकल के आ रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट है ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, यानी ए इज 125% ऑफ बी। कहने का मतलब ये है कि ए अगर बी से 25% ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि ए बी का 125% होगा। ठीक है, इसी को आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि ए अगर बी का 125% है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से 25% ज़्यादा है। यानी कि हमारे सामने अगर पहले स्टेटमेंट का रिजल्ट हो, तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट तीसरे स्टेटमेंट का रिजल्ट निकाल सकते हैं, या फिर हमारे सामने तीसरे स्टेटमेंट का रिजल्ट हो तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट पहले स्टेटमेंट का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बातें थोड़ी सी आपको थ्योरेटिकल लग रही होंगी, लेकिन बिलीव मानिए कि ये सारी चीज़ें डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये चीज़ें हम जब हम लोग डीआई के क्वेश्चंस करेंगे तो हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरीके से आप जरा सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट को एक साथ रीड करें। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, यानी बी इज 20% लेस देन ए निकल के आया था। चौथा स्टेटमेंट है बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, तो बी इज 80% ऑफ ए। तो सीधी सी बात है कि बी अगर ए से 20% कम है, बी अगर ए से 20% कम है, इसका मतलब बी ए का 80%। समझ पा रहे हैं इस चीज को? बी अगर ए से 20% कम है यानी कि बी ए का कितना परसेंट है, 80%। ठीक है, इसी चीज को हम उल्टा करके भी समझ सकते हैं कि बी अगर ए का 80% है यानी कि बी ए से 20% कम है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया है, राम्स एज इज 37.5% मोर देन श्याम्स एज। कहने का मतलब कि दो लोग हैं, कौन कौन, राम है और श्याम है। ठीक है, राम की एज जो है वो 37.5% ज़्यादा है किससे, श्याम से। अब देखो 37.5%, ये मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में बताई थी, जो मैंने कैलकुलेशन बताया था आप लोगों को। तो ये 37.5% होता है कितना, 3/8। तो राम जो है, राम वो 37.5% यानी कि 3/8 ज़्यादा है किससे, श्याम से, यानी कि 8 से 3 ज़्यादा होगा, 8 से 3 ज़्यादा होगा। यानी कि श्याम की वैल्यू अगर 8 है तो राम की वैल्यू क्या होगी, राम की वैल्यू 11 होगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है इस चीज़ को समझने में, ये 8 जो है वो किसको माने, तो आप सिंपल सी चीज़ ये देखना कि देन के बाद किसका नाम लिखा गया है या कौन सी वैल्यू लिखी गई है। देन के बाद क्या है, श्याम है ना, तो देन के बाद श्याम है, इसीलिए डेनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है ना वो किसकी हो गई, श्याम की हो गई। और राम उससे ज़्यादा था तो इसीलिए हमने इस 8 में 3 को ऐड कर दिया, तो राम की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। चलिए तो राम हो गया 11 और श्याम कितना हो गया, 8। आगे बोला गया एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 9 ईयर। अब देखो यहाँ पे राम की वैल्यू 11 है, श्याम की वैल्यू 8 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 3। बट क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 9। तो हम बोल सकते हैं 3 इज इक्वल टू 9 ईयर। हम बोल सकते हैं 3 इज इक्वल टू 9 ईयर। अगर 3 से कैंसिल करें 9 को तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 ईयर। यानी 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये 3 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि जो यहाँ पे वैल्यूज हमने मानी है उसको भी 3 टाइम्स हमें क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राम की जो एक्चुअल एज है वो है 33 और श्याम की जो एक्चुअल एज है वो क्या हो जाएगी, 24। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड एज ऑफ बोथ। तो दोनों की एज हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी, तो श्याम की एज हो गई 24 और राम की एज कितनी हो गई, 33। आगे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा गया है, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राम और श्याम की वैल्यू, कि राम की वैल्यू 33 हो और श्याम की वैल्यू कितनी, 24। ठीक है, ये इनकी एज है। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल्सो फाइंड श्याम्स एज इज हाउ मच परसेंट लेस देन राम्स एज। यानी श्याम की एज राम की एज से कितने परसेंट कम है ना, हाउ मच परसेंट लेस देन, वही बात हो गई, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। यहाँ पे बोला गया है श्याम इज हाउ मच परसेंट लेस देन राम, तो हाउ मच परसेंट लेस देन हो या फिर हाउ मच परसेंट मोर देन हो, मैंने क्या बोला, डिफरेंस निकालना। तो 33 और 24 में डिफरेंस दोगे तो वो 9 आएगा। डिवाइड बाय क्या बोला था कि देन के बाद जो भी हो वो आएगा डेनोमिनेटर में। तो देन के बाद यहाँ पे क्या है, देन के बाद यहाँ पे राम है,
तो डिवाइड बाई 33 है ना, और इंटू कितना 100। तो 3 से कैंसिल करो तो 3 बाई कितना हो गया 11, 3 बाई 11, और 1 बाई 11 याद हो तो कितना होता है 9.09, तो 3 बाई 11 क्या हो जाएगा 27.27%, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ पे मैंने निकाली है 27.27%, ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो आप थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में बोला था कि राम जो है ना, वो श्याम से 37.5%, यानी कि 3/8, यानी कि राम जो है वो 3 ज़्यादा है किससे, 8 से। तो राम अगर 3 ज़्यादा है 8 से, यानी कि श्याम की एज 8 है, राम की एज 11 हो गई। तो यहीं पे उल्टा पूछा गया है कि बताओ कि श्याम की एज राम से कितनी कम है। तो भाई श्याम की एज कितनी कम है, 3 कम है, लेकिन किससे, राम से ना, तो डिवाइड बाई 11 यानी कि 3/11। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 2000 वाज 24,000, यानी कि 2000 में किसी शहर की पॉपुलेशन जो है ना वो 24,000 थी। ठीक है, बोला गया इन 2001, यानी कि 2001 में क्या हो गई, ये पॉपुलेशन हो गई 30,000। तो बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा। अब देखो परसेंटेज चेंज ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ना, ये आपको पता नहीं है, आपको वैल्यूज देख के डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज पूछा गया हो तो वो हाउ मच परसेंट मोर देन भी हो सकता है, हाउ मच परसेंट लेस देन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2008 में जो पॉपुलेशन हो गई है वो पिछली पॉपुलेशन से ज़्यादा है या कम है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2001 में जो पॉपुलेशन है वो 3000 है, और 2000 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, सॉरी 30,000 है यहाँ पे, और 2000 में पॉपुलेशन कितनी थी 24,000। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो परसेंटेज चेंज जो है वो इंक्रीज का है, तो हाउ मच परसेंट क्या निकालना है, इंक्रीज निकालना है, यानी कि हाउ मच परसेंट मोर देन निकालना है। चलिए, तो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, यानी कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा 6000 का। और पॉपुलेशन जो 6000 इंक्रीज हुई है वो कहाँ से हुई है, तो 6000 पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो हुई है 24,000 से। तो डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 24,000 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कैंसिल करोगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 1/4 यानी कि 25%। तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है वो 25% क्या हो रही है, इंक्रीज। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। तो परसेंटेज चेंज यानी कि इंक्रीज हो रही है 25%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आया हो, और बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे परसेंटेज की आपके सामने डिस्कस करी हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए अगर आप DI को अप्रोच कर रहे हो तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।